लॉकडाउन के चौथे चरण में इंदौर शहर के 29 गांव में आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ाया गया है। साथ ही इंदौर संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि 31 मई के बाद इंदौर की शहरी सीमा में भी रियायतों का दायरा बढ़ाया जाएगा। यह बात उन्होंने डीजीआरआर न्यूज के विशेष बातचीत में कही। लॉकडाउन का चौथा फेज शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे फेज में कई रियायतें देकर इस बात की मंशा स्पष्ट कर दी है कि आखिरकार इस वायरस के साथ ही हमें हमारी आर्थिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाना होगा और जिस तरह से आर्थिक व्यवस्थाएं बदहाल होती दिखाई दे रही है उसे पटरी पर लाने के लिए ज़रूरत है कि अब कहीं ना कहीं जो तमाम चीज़ें अब तक जारी थी उन्हें एक बार फिर पटरी पर लाया जाए। ऐसे में राज्य सरकारों को भी कई अधिकार दिए गए हैं। राज्य सरकारों के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है कि कोरोना वायरस संबंधी राहत कार्यों में वो किस तरह के निर्णय लें। हमारे साथ इस वक्त इंदौर के संभाग आयुक्त श्री आकाश त्रिपाठी जी मौजूद है। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा ये सार्थक साबित हो सकती है क्योंकि इंदौर के संबंध में किस तरह की तैयारियां हैं, रेड जोन में है इंदौर, और अब लॉकडाउन 4 में किस तरह की स्ट्रेटेजी शासन प्रशासन ने तैयार की है, उस मुद्दे पर सर से हम चर्चा करेंगे। सर, क्या स्थिति नज़र आ रही है लॉकडाउन 4 को लेकर इंदौर की? देखिए, पहली बात तो यह है कि लॉकडाउन 4 जो है अब 31 मई तक बढ़ाया गया है। बस अब उसमें देखना यह है कि हम लोग कितना उसमें रियायतें दे सकते हैं क्या इस लॉकडाउन में। इसमें कुछ रियायतें अभी जो 29 गांव जो पिछले नगर निगम चुनाव के समय जुड़े थे नगर निगम सीमा में, उन 29 गाँव में चूँकि वो शहर के आउटस्कर्ट्स में हैं और उनमें कहीं ना कहीं जो कोविड केसेस की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं देखी गई है, वहाँ पे वो कोविड फ्री जैसी स्थिति में है, तो उन जगहों पे कुछ रियायतें दी गई हैं। कल एक रात को कलेक्टर साहब ने एक ऑर्डर किया है जिसमें 29 गाँवों में ये जो उनकी गेटेड कॉलोनीज़ के अंदर शॉप्स हैं उनको 11 से 5 बजे तक ओपन करने की अनुमति दी है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जो उद्योग हैं वो भी चलाए जा सकेंगे और साथ ही साथ वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी अगर लेबर वहाँ रख के किए जा सकेंगे वो भी किए जा सकेंगे। इन क्षेत्रों में पीडीएस शॉप्स भी जो हैं उनको भी टोकन सिस्टम में क्रम से देने के आधार पे कुछ पीडीएस शॉप्स को भी खोला जाएगा इसमें। तो कुछ रियायतें ऐसे एरियाज़ में जो कि बिल्कुल क्लीन था, हमारे यहाँ जो 29 गाँव हैं वो बिल्कुल उसमें कोविड के केसेस नहीं थे, तो वहाँ पर भी दी गई हैं। बाकी लॉकडाउन 4 के बाद किस प्रकार से हम ओपन अप करेंगे और कैसे रियायतें देंगे, इसके लिए एक ब्लूप्रिंट हम लोग तैयार करना प्रारंभ कर रहे हैं। सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी पहले बैठकर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। उसके बाद माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर उसमें डिटेल चर्चा करके फिर एक तय किया जाएगा कि किस प्रकार से लॉकडाउन 4 के बाद हम लोग किन किन एरियाज़ को ओपन कर पाएंगे और किन एरियाज़ में हमको ओपन अप कम करना पड़ेगा और रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा रखने पड़ेंगे। तो ये 31 मई के बाद के लिए हम लोग अभी से कुछ दिनों में तैयारियां ये कर लेंगे। अभी 29 गाँवों में रियायतें दी गई हैं। इसके अलावा संभाग के अन्य ज़िलों में बात करें तो वहाँ पे भी लोकल कंडीशंस के आधार पे अधिकांश जगहों पे शहरी क्षेत्रों में अभी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को भी बढ़ाया गया है। वहाँ पे कोई विशेष रियायत नहीं दी गई है क्योंकि सभी जगहों पे केसेस काफ़ी निकल के आए हैं इसमें। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित रूप से लगभग पूरी गतिविधियाँ चालू हैं, चाहे वो समर्थन मूल्य खरीदी हो, चाहे किराना दुकानें हों, चाहे पीडीएस शॉप्स हों, चाहे कृषि के उपकरण हो, कृषि के कीटनाशक हैं, बीज हैं और खाद हैं, इन सब की उपलब्धता हो। ये सब चीज़ें पूरी तरह से वहाँ पे सामान्य रूप में खोली गई हैं। इंदौर के भी ज़िले के भी नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी सुविधाएं दी गई हैं। सभी प्रकार की पीडीएस शॉप्स, किराना शॉप्स, खाद बीज की दुकानें, ये सभी अलाउ की गई हैं, इनको ओपन करना अलाउ किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में समस्त उद्योगों को पूरी अनुमति दी गई है कि वो अपना कार्य कर सकें। इसमें परिवहन की काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं कि जो भी माल परिवहन होना है उसको पूरी तरह से खोला गया है। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि पहले लॉकडाउन की तुलना में पहले काफ़ी चीज़ें पर अनुमति की गई, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहर के केवल उन इलाकों में जहाँ बिल्कुल कोई स्थिति ऐसी नहीं पाई गई वहाँ पर। सर, सहूलियतें दी गई है ग्रामीण इलाकों में, लेकिन वहाँ पर कोरोना वायरस के बचाव संबंधी सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जाए, उसको लेकर भी क्या सर कुछ विशेष प्लानिंग की गई है? देखिए, सभी जगहों पे ये मानक नियम भी निकाले गए हैं कि सभी जगहों पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क का उपयोग हो। इसमें हम लोग सभी जगहों पे देख रहे हैं, जैसे समर्थन मूल्य खरीदी का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उसमें हम लोग लिमिटेड नंबर ऑफ़ फार्मर्स को मैसेजेस करते हैं, वहाँ हम एसएमएस करते हैं, उसके बाद वो अपनी फसल लेकर आता है, गेहूँ लेकर आता है। उसमें हम संख्या इतनी कम रख रहे हैं कि वहाँ पे अपने आप ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित हो पाता है। मंडियाँ भी हमने वही खोली हैं बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ किसी प्रकार का कोविड एरिया नहीं है, वहाँ पे भी संख्या लिमिटेड रखते हैं कि व्यापारी एक दिन में कुछ व्यापारी ऑपरेट करें, दूसरे दिन दूसरे करें। तो सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का, ये दो चीज़ों बहुत ज़्यादा हम लोग पालन कर रहे हैं।
साथ ही साथ टोकन व्यवस्था टाइप की हम लोग हर जगहों पे लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें एक समय पे बहुत ज़्यादा लोग ना रहें, जिनके नंबर्स आए हों, जिनको बुलाया गया हो, वही लोग आके अपने सामान को या अपना PDS का जो राशन है उसका या अपनी फसल बेचने के लिए आए हैं उन लोग आ सकें। सर यहाँ से एक संकेत भी देखने को मिल रहे हैं कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो रेड जोन वाले इलाके हैं उनके कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर जो ग्रीन जोन इलाके हैं वहाँ पर कुछ रियायतें दी जा सकती है, तो उसको लेकर सर किस तरह की पूरी तैयारी? केंद्र सरकार ने जो कल गाइडलाइन जारी की है उसमें उन्होंने राज्य सरकारों को काफ़ी फ्री हैंड दिया है, एक तरह से उसको काफ़ी डिसेंट्रलाइज किया है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट ये तय कर सकते हैं कि उनके इलाकों में जो रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन है उसमें किस प्रकार से लॉकडाउन 4 को लागू करना है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट इस पर बहुत गंभीर मंथन कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट से आज हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमको कुछ और गाइडलाइंस मिलेंगी। जब स्टेट गवर्नमेंट से, राज्य शासन से हमको ये गाइडलाइंस मिल जाएंगी तो उसके अनुरूप लॉकडाउन 4 में हमको कुछ और परिवर्तन करने होंगे तो वो भी हम लोग करेंगे। सर इंदौर के हालात अभी कितने सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों में हम कैसा देख पाएंगे लोग इंदौर को, क्या जो एक छवि बिगड़ी है उसको वापस से किस तरह से ठीक किया जाएगा और वर्तमान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के लिहाज से कब जो है जो संख्या लगातार बढ़ रही है उस पर नियंत्रण? देखिए लगभग अभी हमारे यहाँ 2500 मरीज हो चुके हैं। अभी 2-3 चीज़ें जो पॉजिटिव जो सही दिशा में जाती दिख रही हैं उसमें एक तो ये है कि जो सैंपल्स हमारे पॉजिटिव आते थे वो निश्चित रूप से अब ये दिख रहा है कि कम से कम 10 के तो नीचे आ ही गए हैं और लगभग 6-7% के आसपास आ गए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में ये 5% से नीचे चला जाएगा और धीरे धीरे ग्रेजुअली ये जो पॉजिटिव आने वाला केसेस हैं वो काफ़ी कम रह जाएंगे इसमें। दूसरा, अभी जो पिछले हफ्ते 10 दिन में जो भी पॉजिटिव केसेस आए हैं अधिकांशतः उन्हीं कंटेनमेंट जोन्स में हैं जिसमें ऑलरेडी पहले केसेस थे और उन्हीं के अगल बगल में जो उनके सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स थे या उनके आसपास पड़ोस के घर थे उनमें ज़्यादा पाए गए हैं, नए एरियाज़ कम आए। तीसरा, लगभग अब 90 के करीब ऐसे एरियाज़ हमारे पास हो चुके हैं जिसमें पिछले जो कंटेनमेंट एरिया थे और इनमें पिछले 21 दिनों से कोई केस नहीं आया। तो ये जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उसके हिसाब से ये अब कंटेनमेंट से मुक्त करने की पात्रता इनमें आ गई है क्योंकि 21 दिनों से कोई केस नहीं आया। उनको भी परीक्षण करके ग्रेजुअली हम लोग उसको मुक्त कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा जो येलो हॉस्पिटल में हमारे सिम्टोमेटिक केसेस जाते हैं वहाँ पे भी संख्या में एडमिशन्स में थोड़ी कमी आई है और ICU में जो हमारे लोग पहले बहुत ज़्यादा रहते थे उनकी संख्या में भी काफ़ी कमी आई है। तो कुल मिलाकर ये दिखता है कि वायरस का संक्रमण की जो तीव्रता है वो निश्चित रूप से कम हुई है अपने शहर में। और डेथ्स की भी अगर हम लोग बात करें तो एक समय हमारा डेथ परसेंटेज 10% के आसपास चला गया था, अब हम लोग 4% के भी नीचे आ गए हैं, 3.9% पे करीब हम लोग आ गए जो कि नेशनल एवरेज के आसपास ही है इसमें। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं जो कि ऐसे हॉटस्पॉट्स बड़े शहर कुछ हुए हैं जो कि देश के जिनमें स्थिति काफ़ी गंभीर है अभी भी, उसकी तुलना में हम लोग देखें तो हम लोग सुधार की ओर जा रहे हैं। सर आप कोविड सेंटर में भी गए थे, आपने वहाँ पर संक्रमित मरीजों से मुलाकात भी की थी, निश्चित तौर पर उनका मनोबल आपने बढ़ाया। जो इंदौर में इतनी बड़ी संख्या में तकरीबन 2500 संक्रमित मरीज हो चुके हैं, उनकी मनोदशा कैसी लगती है? क्या वाकई में इंदौर वासियों ने इस मामले में भी कहीं ना कहीं एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है? क्योंकि डिस्चार्ज होने वाली मरीजों की संख्या भी हम देखें तो अन्य शहरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है इंदौर में। देखिए हम लोग करीब 1100 मरीज अभी तक डिस्चार्ज कर चुके हैं, तो अगर 2500 केसेज हैं तो उसमें से 1100 लोग ऑलरेडी ठीक होकर जा चुके हैं इसमें, तो ये भी एक बड़ी संख्या है जिसमें रिकवरी परसेंटेज लगभग 44% के बिना ट्रीटमेंट के। सर ये ट्रीटमेंट होके जा चुके हैं, इनको ट्रीटमेंट करके ठीक होके डिस्चार्ज हो चुके हैं। नहीं, जैसे इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आया नहीं है, सिर्फ जो स्थानीय स्तर पर जो तैयारी, ये बड़ी बात है। इसमें देखिए सिम्टम बेसिस पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर उसमें पाया जाता है लंग्स में इन्फेक्शन है तो लंग्स के इन्फेक्शन के लिए जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं इसमें। तो इसमें सिम्टम बेस पे इसका ट्रीटमेंट होता है। कोविड के लिए अलग से कोई इलाज तो है नहीं उसमें वैसे भी, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो निश्चित रूप से होता है और ऑक्सीजन थेरेपी का काफ़ी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बाकी जो ऑल्टरनेट मेडिसिन हैं उनका भी उपयोग किया जाता है। तो ये एक अच्छी बात है कि रिकवरी रेट्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, डेथ परसेंटेज कम हुआ है ग्रेजुअली काफ़ी और रिकवरीज बढ़ी हैं इसमें। तो इंदौर वासियों ने वो हौसला तो दिखाया है कि उनमें इस रोग से लड़ने की क्षमता है। जिन मरीजों से मैंने बात की, करीब 10-12 मरीजों से मैंने अपने दोनों हॉस्पिटल के भ्रमण के दौरान बात की थी, उसमें ICU के भी मरीज़ थे उसमें, सभी में मुझे ये दिखा कि उनमें एक हौसला दिखाई पड़ा कि नहीं हमको इसमें ठीक होकर जाना है इसमें। उनके मनोरंजन के लिए, क्योंकि थोड़ा सा एकाकीपन होता है, उनके परिवारजनों से मिल नहीं सकते वहाँ पर, तो उसके लिए हमने टीवी सभी जगहों पर व्यवस्था करा दी। 20 टीवीज़ की व्यवस्था हमने MTH और MRTV मिला के करा दी है। इसके अलावा सभी फ्लोर्स पे हमने वीडियो कॉल के लिए बड़े स्मार्टफोन्स रख दिए हैं उनके परिवारजनों से उनका वीडियो कॉल कराने के लिए। काढ़ा नियमित रूप से उनको अब दे रहे हैं हम लोग उसमें।
इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं कि उनकी थोड़ी फिजियोथेरेपी हो, कुछ उनको प्रोन पोजीशन ब्रीदिंग कराई जाए, इन सब चीज़ों पे भी फोकस कर रहे हैं ताकि उन मरीजों को हम पूरी तरह से ठीक करके जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज कर पाए। अभी जो स्थितियाँ हैं, आज भी लगभग मुझे लगता है 60 के करीब मरीज हम लोग डिस्चार्ज करेंगे, और जिससे ये फिगर हमारा 1200 की तरफ जाने लगेगा जो डिस्चार्ज मरीज हैं। और हम लोग काफ़ी मरीज ऐसे हैं, हमको लगता है अगले 2 दिनों में हम लोग करीब 150 से 200 लोग और डिस्चार्ज करने की स्थिति में रहेंगे। तो तेज़ी से हम लोग रिकवर कर रहे हैं, हमारे लोग जो पेशेंट बन रहे हैं हम लोग रिकवर हो रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैं सोसाइटी में भी सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें किसी प्रकार का स्टिग्मा नहीं है। कोई कोविड पॉजिटिव हो गया तो कोई ऐसी बात नहीं हो गई कि उसको आप समाज में अलग दृष्टि से देखने लगे। उसमें ये एक रोग है जिसमें हमारे यहाँ सर्दी खांसी फ्लू के रोग पहले भी होते थे। हम किसी को ना बहिष्कृत कर सकते हैं, ना करना चाहिए हमको उनको एक परेशानी, एक बीमारी आई है, उससे लड़कर वो निकल रहे हैं, उनका बल्कि हौसला अफजाई करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। सर, अंतिम सवाल के तौर पर मैं चाहूँगा कि आप जनता को क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों के लिए, कि कितने समय का और धैर्य रखें, उसके बाद लगभग स्थितियाँ हमारे सकारात्मक रूप से हमारे सामने होगी, और आने वाले समय में जब लगभग कई रियायतें मिल जाएगी तो किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुरक्षा के साधनों और तमाम मानकों का पालन करें, जिससे दोबारा किसी भी तरह की पैनिक क्रिएट होने वाली स्थिति ना हो? देखिए, पहले तो इस लॉकडाउन 4 में हम लोग देखें तो जो पहले लॉकडाउन की तुलना में हम लोग काफ़ी चीज़ों में रियायतें दी हैं हमने, जो संभव थी, खासकर विशेष एसेंशियल सर्विसेज में या उद्योगों में खोलने में और ग्रीन जोन्स में। आगे वाले लॉकडाउन में हम लोग और ज़्यादा ओपन अप करेंगे और कोशिश करेंगे कि सर्विसेज जो हैं, सेवाएं हैं, वो मिल पाएँ। और कुछ ऐसी जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक का एकत्रीकरण होता है, ऐसी गतिविधियों को छोड़कर बाकी गतिविधियों में जहाँ तक संभव हो कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर हम लोग रियायतें दे पाएंगे उसमें। और 31 मई के बाद मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ रियायतें हम लोग दे पाएंगे। इसके लिए लेकिन आवश्यक ही रहेगा कि ये जो समय है, चूँकि कोरोना के साथ हमको अभी रहना है, क्योंकि अभी तक इसका वैक्सीन या दवाई बनाने में सफलता पूरी तरीके से नहीं मिली, ट्रायल्स ज़रूर चल रहे हैं इसमें। तो हमको ये सीखना है कि हम कैसे कोरोना के साथ अपने कार्य को कर सकें, अपना जीवन जी सकें। और उसमें बहुत कुछ 2-3 प्रिंसिपल्स हैं। पहली बात तो ये है कि योगा प्राणायाम करके आप लोग अपनी प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़ाएं। हमारे जितने भी मसाले हैं, वो सभी मसाले, चाहे वो अदरक हो, चाहे वो काली मिर्च हो, चाहे लौंग हो, ये सभी, हल्दी है, ये सभी हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं। इन सब का लगातार सेवन करें, गर्म पानी में सेवन करें इनका। विटामिन सी जो है, जिंक है, इनको लगातार सेवन करें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसमें। तो ये एक तो पहला कार्य है कि अपनी प्रतिरोधक क्षमता का विकास करें, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें, अपने परिवार का, अपने सभी का। इसके अलावा जब आप कभी भी पब्लिक बाहर निकलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहा गया है, या माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 गज की दूरी जिसको कहा है, वो बिल्कुल मेंटेन करें हर जगहों पे। अपनी खुद ध्यान रखें इस बात का, और मास्क का बराबर उपयोग करें। मास्क का उपयोग करने के बाद जब आप शाम को घर लौटें तो उसको धोएं भी ज़रूर। ऐसा नहीं कि आप वही पुराना फिर से अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसी से इन्फेक्शन आपको होने लग जाएगा। तो अगर हम ये सावधानियां लेकर अपना कार्य करें तो निश्चित रूप से हम कोरोना के साथ भी जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो यह है इंदौर के संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी जी। कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला है, साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दिया है और संकेत भी दे दिए हैं कि 31 मई के बाद शहरी सीमा में भी रियायतों का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा, लेकिन ज़रूरी है कि उसके बावजूद भी हम कोरोना वायरस से सुरक्षा संबंधी जितने भी उपाय हैं उनका सख्ती के साथ पालन करें और एक स्वयं की गाइडलाइन बनाएं जिसके आधार पर हम कोरोना से लड़ाई भी लड़ लें और उसके साथ साथ हमारी आर्थिक गतिविधियों का संचालन भी कर सकें। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, डीजीएनआर न्यूज़ इंदौर।